हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम देखते हैं डीसी रिस्पांस ऑफ आरएल सर्किट। सो डीसी एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट भी बोलते हैं इसको, यानी हम क्या देखने वाले हैं आरएल सर्किट का ट्रांजिएंट एनालिसिस और स्टेडी स्टेट एनालिसिस, राइट। तो उसके लिए हम चलो एक सर्किट ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या काम करता हूँ, एक सर्किट ले लेता हूँ जिसमें वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं और इस स्विच को एट टाइम टी पे हम प्रेस करेंगे और इसको ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर है और यहाँ एक इंडक्टर ले लिया हमने, राइट। सो दिस इंडक्टर इज एल, रजिस्टर इज आर, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर जो एल होता है इसके क्रॉस का जो वोल्टेज रहता है तो वो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, यानी वी एल इक्वल टू एल इंटू डी आई बाय डी टी, एंड दिस आई इज नथिंग बट एट टाइम टी, सो आई टी, ऐसा हम इसको लिखेंगे, राइट। रजिस्टर के क्रॉस जो करंट जाने वाला है या फिर वोल्टेज रहेगा वो ओम्स लॉ से करेंगे हम, वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। अब बात करते हैं सर्किट की। तो सपोज ये जो स्विच है एस, इसे हम प्रेस करेंगे एट टाइम टी, तो ये सर्किट रीड्रॉ करने के बाद कैसा दिखेगा। तो चलो इसी में मैं करेक्शन कर देता हूँ। तो इसे क्या करेंगे हम, एट टाइम टी स्विच ऑन कर दिया मैंने। तो स्विच ऑन करने से क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा उसे मैं दे देता हूँ आई ऑफ टी, या फिर आई भी सिंपल लिखे तो चलेगा, आई इज फंक्शन ऑफ टी, राइट। नाउ अप्लाई केवीएल ऑन दिस सर्किट। इसके ऊपर अगर केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो चलो इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा V इक्वल टू आई इंटू आर प्लस यहाँ का जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज L इंटू डी आई बाई डी टी। फिलहाल मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं टी नहीं लिख रहा हूँ, राइट, टी, बिकॉज यहाँ इंडक्टर है। सिंपल रजिस्टर होता तो करंट जो होता है वो किसी भी टाइम के इंस्टेंट में आपको सेम करंट पास करता है, लेकिन जो इंडक्टर होता है वो सडन चेंज अलाउ नहीं करता, इसलिए इसके अक्रॉस का जो करंट होगा वो एट टाइम टी पे वैरी होगा, राइट। इसलिए हमारा जो ये करंट रहेगा, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टी। नाउ इस इक्वेशन को मुझे कैसे सॉल्व करते आएगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में उसके फॉर्म में लाना है और उसके कंपेयर करके हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस टाइप से रीअरेंज करेंगे कि इसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ला सके, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो L है इसे मुझे यहाँ से हटा के कहीं और लेके जाना, मतलब एक तो यहाँ पर डिवाइड कर दो सबके जगह L, तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब जगह L आ जाएगा। तो चलो उसी से कर लेते हैं, L से डिवाइड सभी पैरामीटर जो एलिमेंट्स यहाँ पर उन सबको L से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, V बाय L इक्वल टू I इंटू आर बाय एल प्लस डी आई बाय डी टी। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, डी आई बाय डी टी, यानी इसको मैंने पहले लिख लिया, प्लस आर बाय एल आई इक्वल टू वी बाय एल, राइट। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन को क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। अब आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो क्या होता है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को इससे अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, i इक्वल टू y, t इक्वल टू x, p इक्वल टू जाता है r बाय l और i तो y है, एंड q इक्वल टू क्या होता है v बाय l। और इसका जो सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन क्या रहता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन क्या रहता है, तो वो होगा आपका p इंटू ई टू दी पावर y इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस k, राइट। अब इस इक्वेशन में इनके टर्म्स यहाँ डालना है अकॉर्डिंग टू आपके पास जो कंपैरिजन है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, क्या रहेगा, y, यानी कि क्या है हमारे पास i। सो ये होगा i इंटू ई टू दी पावर
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सो पी क्या है आपके पास, आर बाय एल। ओके, सो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर बाय एल डी टी होगा इंस्टेड ऑफ डी एक्स, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी है और ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ इसके आगे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है v बाय एल। सो यहाँ पर मैंने v बाय एल लिखा है। उसके बाद e टू द पावर सेम थिंग, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू हमारे पास r बाय एल डी टी प्लस k। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए e टू द पावर r बाय एल डी टी, r बाय एल इज अ कांस्टेंट, सो ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt की वैल्यू हो जाएगी t। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, i इंटू ई टू द पावर r बाय एल और उसके बाद इसका मिलेगा t, राइट, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v बाय एल, इसे बाहर निकाल देता हूँ मैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो v बाय एल ई टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर इसका क्या हो जाएगा r बाय एल टी प्लस k। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर ax, तो e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो e टू द पावर ax डिवाइड बाय a आ जाएगा, राइट। तो i इंटू ई टू द पावर r बाय एल t इक्वल टू v बाय एल, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये मिलेगा e टू द पावर r बाय एल t डिवाइडेड बाय r बाय एल प्लस k, करेक्ट। अब यहाँ से l से l कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, इसे रीअरेंज कर लेते हैं, e टू द पावर r बाय एल t इक्वल टू v बाय r e टू द पावर r बाय एल t प्लस k। ओके, इसे और सिंपलीफाई कर लेते हैं तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर रहेगा डिनोमिनेटर में, इससे ये कैंसिल कर देगा और इसके नीचे ये वाला मिलेगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, v बाय r प्लस k डिवाइडेड बाय e टू द पावर r बाय एल t। ओके, नाउ दिस इक्वेशन नंबर इज 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को, यदि ये हमारा फाइनल इक्वेशन है बेसिकली, लेकिन कब, जब आपका जो की है ये मैं प्रेस कर रहा हूं उसके बाद, लेकिन ये जो k है दिस इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमें इनिशियल कंडीशन मान के निकालना पड़ता है। तो एट इनिशियल कंडीशन व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पर जो सर्किट है इसको अगर सपोज मैंने की प्रेस किया है, जस्ट प्रेस किया है, इसके पहले का केस क्या होगा, तो मान के चलते हैं कि t इक्वल टू 0 है और उसके जस्ट पहले t इक्वल टू 0 माइनस है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम एट इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन क्या रहेगी अब इसके लिए, तो वो रहेगी t माइनस 0 माइनस, मतलब 0 माइनस टाइम पे जस्ट हमने जो प्रेस किया है उसके जस्ट पहले, तो उसके जस्ट पहले क्या होगा, यहां से करंट देना शुरू होगा, बट हमारा जो इंडक्टर है ये इंडक्टर क्या काम करेगा, सडन चेंज को अपोज करता है, तो ये ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा क्योंकि ये अनएनर्जाइज रहेगा उस समय में। तो ये ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा तो यहां से करंट जाएगा क्या, नहीं, मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम अगर इस इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन डालेंगे देन हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू 0। नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 3। सो व्हाट आई विल गेट, सो 0 इक्वल टू v बाय r प्लस k डिवाइड बाय e टू द पावर r बाय l, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट नाउ से फॉर एग्जांपल 0 माइनस, तो मैं यहाँ पर 0 मान के चलता हूँ, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी, e टू द पावर 0 का मतलब 1। सो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 0 इक्वल टू v बाय r प्लस k, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब k की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ से, k इक्वल टू हो जाएगा माइनस v बाय r। नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 3। सो व्हाट आई विल गेट, दिस I इक्वल टू, सो इक्वेशन नंबर 3 implies that I इक्वल टू v बाय r, ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस v बाय r, और ये e टू द पावर नीचे है ना तो इसे ऊपर लेके जाएंगे, इसमें e टू द पावर माइनस r बाय l t। अब यहाँ पर जो r बाय l है ये एक्चुअली टाइम कांस्टेंट कहलाता है इस सर्किट का, राइट। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाता है आपको I इक्वल टू v बाय r, कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से दोनों से, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस r बाय l t। So this is our final equation. So this current is nothing but it is the function of t. So हमें लिखते समय क्या लिखना है इसे, I of t
इक्वल टू V बाय R इज द कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज सोर्स भी कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है यहाँ पर। सो 1 माइनस e टू द पावर माइनस r बाय l t, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे हम। तो इस इक्वेशन का ग्राफ यदि प्लॉट करेंगे आप तो इसे एनालाइज करते समय क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे आपका मिलता है करंट, राइट। तो देखिए करंट की वैल्यू जो है एट टाइम इंस्टेंट 0, सपोज ये 0 सेकंड के लिए रखते हैं, तो यहाँ पर e टू द पावर t की वैल्यू जाएगी 0, मतलब e टू द पावर 0 मतलब 1, सो 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। सो v बाय r इंटू 0 यानी 0, सो करंट विल बी 0। सो टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। अब ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस r बाय l t है, तो इसमें अगर आप टाइम की वैल्यू पुट करते जाएंगे हर एक इंस्टेंट पे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और ये जो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी वो 1 माइनस समथिंग करेंगे आप, तो ऑब्वियसली 1 माइनस समथिंग मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू कम करने से आप यहाँ पर t की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आप, तो t की वैल्यू बढ़ाते समय इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, राइट। तो जैसे जैसे यहाँ से आप चेक करेंगे कि करंट किस तरह से जाएगा, तो ये इस तरह से आपको मिलेगा और स्टेडी स्टेट पे जाने लगेगा, राइट। तो ये स्टेट आएगा कि ये क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट करंट जाएगा। तो स्टेडी स्टेट का करंट कौन सा रहेगा, तो एक्जैक्टली V बाय R, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो जाएगी V बाय R, यानी मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, V बाय R, राइट। और जहां पर ये स्टेडी स्टेट में पहुंच गया तो यहाँ कब पहुंचेगा, तो हमेशा याद रखना जो टाइम कांस्टेंट है R बाय L, सो आपका टाइम कांस्टेंट के 5 टाइम्स अगर आपका t की वैल्यू होती है, मतलब t इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ R बाय L, तो उस समय ये अपने स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता है, ओके, अप्रोक्सीमेट इतना जाता है, ओके। तो ये जो स्टेट है ये होता है ट्रांजिएंट स्टेट, और यहां पर जो मिला ये होता है स्टेडी स्टेट, राइट। सो आपका जो करंट है यहां से जाने वाला करंट तो इनिशियली 0 है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के बाद स्टेडी स्टेट हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको आरएल सर्किट समझ में आ गया हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे लिख सकते हो। थैंक यू।